स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सारे कानून को ताक पर रखकर अपने हिसाब से नया संविधान बनाकर चीन में जिनपिंग एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सब कुछ जब जिनपिंग के हाथ में ही है, इसलिए अब तीसरी बार उनका राष्ट्रपति बनना सिर्फ समय की बात रह गई है, महज औपचारिकता आप कह सकते हैं। चीन की सत्ताधारी पार्टी सीसीपी की 20वीं कांग्रेस आज से शुरू हो गई है। बंद कमरे में होने वाले इस अधिवेशन में जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के सुप्रीमो चुन लिए जाएंगे। अब तक चीन के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स सिर्फ 2 बार इस पद पर रह सकता था, लेकिन जिनपिंग ने नियम ही बदल दिए। जिनपिंग के अलावा यह प्रिविलेज उनके किसी और साथी को नहीं मिलेगी। कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सब बदल दिए जाएंगे, पूरा कैबिनेट बदल जाएगा। चीन में जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी सिर्फ किसी देश का आंतरिक मामला भर नहीं हो सकता है। जिनपिंग चीन की विस्तारवाद, साम्राज्यवादी सोच का एक बड़ा प्रतिबिंब है। वो चीन के उग्र राष्ट्रवाद का चेहरा है जो साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की आंखों में खटकते हैं। जिनपिंग के कार्यकाल में इंडो चाइना बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तनाव रहा। बात गलवान की करें, पेंगोंग की करें या एलएसी के दूसरे हिस्सों की, लद्दाख से अरुणाचल तक जिनपिंग की जिद्दी रुख ने सीमा पर माहौल कभी शांत नहीं होने दिया। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को फौजी बूटों से कुचलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे जिनपिंग, राष्ट्रपति बनने जा रहे जिनपिंग के इस तानाशाही साइड इफेक्ट पर आज कुरुक्षेत्र में हम डिबेट करेंगे। हम जानेंगे कि दुनिया की जियो पॉलिटिक्स, रूस यूक्रेन वॉर के बीच भारत की सामरिक चुनौतियों के लिए इस ताजपोशी के मायने क्या होंगे, इसका महत्व क्या होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, स्वागत है आपका। डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलमिस्ट हैं, सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीन के एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। वाहिद काशिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाहिद काशिर, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, जिनपिंग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत है कि अधिवेशन बुलाया, उसमें ऐलान किया कि तीसरी बार राष्ट्रपति चुना जाएगा, इस तरह की खबरें फैलाई गई। राष्ट्रपति उनको ही बनना, हो सकता है उनको आजीवन राष्ट्रपति बना दिया जाए कि भाई जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं, आई एम नॉट ए पाकिस्तानी, आई एम अ कश्मीरी जर्नलिस्ट। और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। यहाँ पे आपने जो मुद्दा रखा है, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप जाहिर है कि एक तवील अरसे के बाद, 5 साल के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो हो रही है कॉन्फ्रेंस, ओवर 3000, मोर देन 3000 पीपल जो है उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस। तो जाहिर बात है कि जो कुछ होगा उनके अपने निज़ाम के तहत होगा और हमें ये देखना है कि साउथ एशिया में उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, उसके असरात क्या पड़ेंगे, आपके हिंदुस्तान के साथ उसके क्या मामलात बनते हैं, कैसे उसका जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं दुनिया के साथ वो कैसे हैं, और बिलखुसूस इंडिया के साथ स्पेशली, जिस तरह आपने तज़किरा किया अपनी इंडक्शन में कि वादी गलवान जो है वो बड़ा एक हॉट टॉपिक है हिंदुस्तान में भी और ऑफ कोर्स चाइना में भी। So there are a number of dimensions which needs to be explored, and I am here to listen to your other participant and ये सारी चीजें जो है मैं सीखने की भी कोशिश करूंगा and I will of course participate. Thank you. लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर हम इस वाले टर्म को देखें जो लास्ट टर्म जिनपिंग का गया है, भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, फिर हमने कोविड भी देखा, फिर हमने विस्तारवादी नीति भी देखी, ताइवान के साथ टसल हम देख रहे हैं, अमेरिका के साथ टसल देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टसल देख रहे हैं। अगर हम आने वाले समय में जो चीन की जीडीपी की बात, ग्रोथ की बात की गई, वो 3.3 पॉइंट समथिंग है, बहुत लोवेस्ट है, बहुत कम है। तो चीन को भी इस हाल में पहुंचाने वाले जिनपिंग ही हैं और वो जानते हैं कि वो एक पारदर्शी तरीके से वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, इसलिए तमाम लोगों को कुचल के, तमाम लोगों को पीछे करके यहां तक पहुंचे हैं। राकेश जी, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। आज सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि 2012 में जब उनका पहली बार चुनाव हुआ था, जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उस टाइम से 2017 तक जब 19th कॉन्फ्रेंस का हुआ था, इस 5 साल के बीच में
प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अपने को बहुत तरह से सुदृढ़ कर लिया था। 2017 आने तक उन्होंने कम्युनिस्ट क्या कहते हैं जितना पर्ज किया था, जो जो करप्शन के केसेस में और जो उनके ओपोनेंट्स थे उन सबको अपनी जगह से हटा दिया गया या जेल में डाल दिया गया, तो उनका ऑपोजिशन बचा ही नहीं था 2017 तक। और 2017 में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया तो ये जो 19th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कांग्रेस हुई थी, उसमें उन्होंने अपना संविधान को बदल दिया और संविधान में उन्होंने बोला ये संविधान 1982 में डेंग जियाओपिंग के टाइम पे बनाया गया था कि एक प्रेसिडेंट की, एक जनरल सेक्रेटरी की 2 टर्म होंगी। वो 2 टर्म वाला जो बात था वो 1982 में बना था। 1982 के बाद ये 2017 में एक जो पार्टी कांग्रेस थी वो उस हिसाब से बनाई गई जो उनके फेवर में लोग थे। तो 3,000 लोग उनके फेवर में आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड किया और बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टर्म जरूरी नहीं है, तीसरी टर्म भी हो सकती है। और अब ये तीसरी टर्म के टाइम पे आज से जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है उसमें ये जाहिर होता है कि तीसरी टर्म में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को चुना जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19 पार्टी कांग्रेस में ऑलरेडी किया जा चुका है जी। दूसरी बात अगर मैं व्यक्तिगत में कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि आपने जो बोला पिछले 5 साल में चाइना ने काफी अपने को एक्सपेंशनिज्म दिखाया है। जैसे साउथ चाइना सी में उन्होंने आज से 5-7 साल पहले बोला था कि हम कोई आइलैंड पे हथियार नहीं लगाएंगे, कोई कैंटोनमेंट नहीं बनाएंगे। ये सब पिछले 5 सालों में बदल गया। वहां पे 7 एक द्वीप में हथियार भी लग चुके हैं और मिसाइल्स भी लग चुकी हैं। और उन्होंने बोला था कि भाई एक कोर्ट केस हुआ फिलीपींस से, उनके अगेंस्ट कोर्ट केस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, वो चाइना हार गया। उसके बाद भी उन्होंने बोला जी हम हारे को मानते नहीं है, ये आइलैंड हमारे क्या हमारे हैं। आपने ताइवान की बात करी और ईस्ट लद्दाख में हुआ, तो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नजर आई है जिसमें चाइना चाहता है कि जो अपना उनकी फिलॉसफी है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की फिलॉसफी है, जो रिजुविनेशन ऑफ हिज नेशन, पूरे नेशन को नया रिजुविनेट करना 2049 तक और बीच में ऑल टाइमलाइंस तक, ये एक उस पॉलिसी का नतीजा है जिसमें एक्सपेंशनिज्म दिखाई जा रही है। जिस स्पीड से वो आगे जा रहे थे, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हमने देखी, मैं युक्तेश्वर कुमार आपके पास आऊं, इससे पहले मैं डॉक्टर स्वाति से एक राय ले लेता हूं। जिनपिंग जिस स्पीड से आगे जा रहे थे 2012 से 17 तक, 2019 के बाद से हमने देखा उसमें स्लो डाउन आया। अगर आप चाइना के इकोनॉमिकल क्राइसिस को भी ले लें, आप उनके जीडीपी ग्रोथ को भी ले लें जो अनुमानित लगाई गई है, जिसका अनुमान लगाया गया है, उन तमाम चीजों को ले लें तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जिनपिंग का शासनकाल। पिछले 3 साल भी कह रहा हूं, खासकर 3 साल की बात करें, इसके बावजूद उनकी वापसी। डॉक्टर स्वाति जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए ऐसा है कि और पैनलिस्ट ने भी इस बात को उजागर किया है कि शी जिनपिंग का जो होल्ड है चाइना की पॉलिटिक्स के ऊपर, ये अचानक पिछले 3 या 4 साल का नतीजा नहीं है, ये पिछले 10 साल का नतीजा है, जहां पे उन्होंने अपने सारे जो उनके ऑपोजिशन में थे, जो बाकी सीसीपी के विदिन जो और फैक्शंस हैं, उन फैक्शंस के लोगों को चुन चुनकर किसी के ऊपर करप्शन चार्ज लगाया या कहीं से भी उनको अगर ऑपोजिशन का एक मतलब लेश मात्र भी अगर उनको शक था तो उसको उन्होंने रास्ते से हटा दिया और धीरे धीरे वो एक सर्वे सर्वा के तरीके से उभरे हैं। तो ये पहली चीज जो हमें आज उनका कंट्रोल दिख रहा है, इसके पीछे मेहनत है, पहली चीज। दूसरी चीज, शी जिनपिंग ने जो जिंगोइस्टिक रेटरिक हर बार विपअप करी है चाइना में, भले ही वो ताइवान का मुद्दा हो, हांगकांग का मुद्दा हो, वो हमारे यहाँ एलएसी का मुद्दा हो, हालांकि चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो एलएसी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, उनके लिए बहुत बड़े और चैलेंजेस हैं। साउथ चाइना सी में अपने जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्टिकुलरली जो मलाक्का स्ट्रेट है, वहां पे अपनी डोमिनेंस को बनाना, उसके अलावा जापान से लेकर उनके जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं उसके ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाना, और इस सब के अलावा एक एरिया जिसके बारे में हम बात नहीं करते वो ये कि स्पेस में अपनी डोमिनेंस को बनाना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों के मद्देनजर हमें दिखता है एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो शी जिनपिंग ने दिखाई, और उसके साथ जो उनके कहीं ना कहीं पक्ष में भी गई, क्योंकि चाइना के 100 साल, स्पेशली जो कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल जो होने वाले हैं, और तब उनका जो एक यूनिफिकेशन ऑफ चाइनीज स्टेट का ड्रीम है, उसको ही वो मतलब एक तरह से एक यही एक सपना है जो वो चाइनीज के सामने बेचते आ रहे हैं, और उसकी आड़ में बहुत सारी अपनी शॉर्टकमिंग्स को छुपाते आ रहे हैं, जिसमें से एक डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कोविड का उनका मैनेजमेंट है, जिसको लेकर काफी उनकी
क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। और दूसरा जो आपने इकोनॉमी की बात कही, देखिए इसी साल जो फोरकास्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ थी उससे 2.2% नीचे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने और भी एक चीज देखी जिसके बारे में बात नहीं होती है, वो ये कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार ये कहा जा रहा था कि किस तरह से शी जिनपिंग जो है वो रूस का साथ देने वाले हैं और वो एक नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है। लेकिन अगर आप उसको गौर से आप उसको एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि अभी तक चाइना ने या चाइनीज फर्म्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि सेकेंडरी सैंक्शंस को कि वो बने विक्टिम बनेगा, मतलब जो सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर उनको सर्कमवेंट करे। तो इससे हमें पता क्या चलता है वो ये कि शी जिनपिंग चाहे कितना भी जिंगोइस्टिक रेटरिक बनाए, ताइवान को लेकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को सचेत करे, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो सारा का सारा दारोमदार है वो टिका किस पर है? वो उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे टिका है, जिस पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसको ठीक रखने के लिए वो किसी भी तरह से और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि उनके टॉप मोस्ट ट्रेड वॉल्यूम्स जिन कंट्रीज से हैं वहां पर कोई नुकसान हो। तो इस वजह से हमें इन दोनों बातों को एक पैरेलल तरीके से समझना चाहिए। लेकिन स्वाति, जो बात आप कह रही हैं उस पे हैमरिंग तो हुई है पिछले 2-3 साल में, बहुत सारी कंपनी शिफ्ट हुई हैं, कुछ ताइवान में शिफ्ट हुई हैं, कुछ इंडिया में शिफ्ट हुई, उसमें हैमरिंग हुई है, ऐसा नहीं है। तो आप जब इस तरह के प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव विस्तारवादी सोच को लेकर चलेंगे तो आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स करेगा। डॉक्टर युक्तेश्वर की राय लेता हूं, और इसी मॉडल पर अगर मुझे नहीं लगता है जिनपिंग इससे यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ना होगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो चाइना के लोगों को रोजगार देना मुश्किल होगा। डॉक्टर युक्तेश्वर जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को जो पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें ये नहीं बताएंगे कि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बना रहे हैं। पहले बात, सबसे पहले समझने की बात है ये, क्योंकि ये जो है पार्टी का अधिवेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20th पार्टी कांग्रेस है। शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे मार्च 2023 में, जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का अधिवेशन होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि चीन अभी जो है उसको मैं हिंदी में अगर बोलूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अब ये ऐसा हो गया है यहाँ पे क्योंकि उनको चैलेंज करने वाले कोई बच नहीं गए हैं। शी जिनपिंग जो है चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहे जाते हैं, वो चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बनने वाले हैं। बेसिकली जैसे माओ त्से-तुंग को बताया गया था कि चेयरमैन ऑफ चाइना, तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके जो लॉयलिस्ट हैं, अपने सारे लॉयलिस्ट को वो आकर के बता रहे हैं। 20 साल पहले मैंने रेडिफ में बता दिया था कि चीन के 8 सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कैपेबल कौन लीडर होने वाले हैं। अभी भी मैं बता सकता हूं कि 23 तारीख को जो होने वाला है वो मैं अभी आपको बता सकता हूं कि कौन कौन होने वाला है, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो उससे पता चलता है कि चीन की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। शी जिनपिंग जरूर बनेंगे जनरल सेक्रेटरी और 2023 मार्च में वो राष्ट्रपति भी बनेंगे तीसरी बार। पहली बार हो रहा है काफी दिनों के बाद, माओ त्से-तुंग के समय में ऐसा होता था। लेकिन इसमें भी ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि ली केqiang जो उनके अपोनेंट रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी हैं, वो अभी भी चूंकि वो अपोनेंट है इसलिए शी जिनपिंग की तरफ से उनको बनाया जाएगा। और वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का टर्म भी 2 बार होता है, तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनको जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है चाइना का, उसका चेयरमैन मार्च बनाया जाएगा। और पॉलिट ब्यूरो के जो 7 सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो होते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये 7 के 7 में से 5 के 5 जो है वो उनके अगेंस्ट में रहेंगे। ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि शी जिनपिंग को तभी बनाया जा रहा है जनरल सेक्रेटरी ताकि जो उनके अपोजिशन जो है, जो ली केqiang वाला गैंग है और हु चिनथान वाला गैंग है, वो लोग मांग कर करके, और वो लोग इस बार वांग हुनिंग को और हु चंगजिया को ला रहे हैं। तो इससे लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है, मैं आसिफ रमीज जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। आसिफ रमीज जी, जिनपिंग की वापसी और जो सर्कमस्टांसेस अभी बने हुए हैं और जो बात युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि अब हालात तो कुल मिलाकर ऐसे ही हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिनपिंग का तीसरा बार राष्ट्रपति बनना भी तय है, तो अधिवेशन बुलाया जा रहा है। और हालांकि वहां पर कांग्रेस हर साल होती है, 20वां कांग्रेस है इस बार का, लेकिन फिर भी जिनपिंग की जो स्थिति और जो कंट्री की स्थिति है उस हिसाब से
एक साल अधिवेशन नहीं होता है, 20वां 5 साल के बाद में होता है, 20th पार्टी कांग्रेस है, समझने की बात है, हर एक साल उसका एक सेशन होता है। ठीक है युक्तेश्वर जी, मैं आसिफ रमीज से जवाब ले लूं। जी प्लीज। मुझे लगता है आसिफ रमीज से दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। वाहिद काशिर के पास चलते हैं। वाहिद काशिर, वाहिद काशिर हमारे साथ हैं, अगर आपको आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही तो जी 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 बोलिए, आप सवाल कीजिए। वाहिद काशिर, हमारा सवाल है जो डॉक्टर युक्तेश्वर कह रहे हैं कि शी जिनपिंग का वापस आना एक तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है। हिंदी की बड़ी मशहूर कहावत है। देखिए डॉक्टर साहब का जो है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अपना नुक्ता नजर है। हिंदुस्तान के अपना चाइना की जिस मामलात के ऊपर बात हो रही है, जाहिर बात है उनका अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के ऊपर हम खदशात कर सकते हैं, वी हैव कंसर्न ऑब्वियसली, मगर ये चौपट राजा वाला हिसाब किताब नहीं है, बल्कि उनका एक अपना पॉलिटिकल निजाम है और उस निजाम के तहत, उस सिस्टम के तहत जो है जिस तरह वो डेवलप कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि चाइना ने पॉवर्टी को मात किया है और वहां पे बेरोजगारी की शरह इंतहाई कम हुई है। डिफेंस के मामलात, आर्म्ड व्हीकल्स और दिगर जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हुआ है। देयर सो मेनी थिंग्स नीड्स टू बी डन ऑब्वियसली इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि चाइना, और फिर आप देख सकते हैं कि चाइना ने जो पॉलिसी रखी हुई है साउथ एशिया में, वो बाकी दुनिया के जो उस खित्ते के मुमालिक हैं उनको करीब ला रही है जी। और वो करीब इसलिए ला रही है कि चाइना ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो इन्वेस्टमेंट, आप पाकिस्तान की मिसाल देख सकते हैं, दिगर श्रीलंका की मिसाल देख सकते हैं, तो जाहिर बात है कि उसका इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस जाहिर करता है चाइना के इस खित्ते के ऊपर असर और नफूज को, और इस बात को जाहिर करता है कि चाइना जो है इस खित्ते में एक बहुत बड़ी अनइग्नोरेबल पावर है। जी ठीक है, मेरे साथ रमीश जी आ गए, उनसे सवाल ले लेते हैं। आपका बात कर रहे हैं रोजगार में बहुत इजाफा किया है, वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले लगभग 2% इस साल बढ़ गई है और अभी के हिसाब से 18.7 के आसपास पहुंच गई है। और मैं रमीश जी के पास जाना चाहूंगा। रमीश दाऊदी जी जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया है, अगर उन्होंने बेहतर काम किया तो अपने विरोधियों को कुचल के, अपने खिलाफ जितने प्रदर्शन हो रहे थे उनको रुकवा कर इस तरह की नौबत क्यों आनी पड़ी? देखें विवेक भाई, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बेहतर काम किया या नहीं किया ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन जब आप, जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी कहा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप स्ट्रांग नहीं होते हैं, अभी आप हैमरिंग की बात खुद ही कर रहे थे, किस तरह से एवरग्रांड की मिसाल दीजिए, रियल एस्टेट की दीजिए, प्रॉपर्टीज की दीजिए, और दूसरे जितने भी रास्ते हैं जहां से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो पहला फोकस तो वो होना चाहिए। और जो डेवलपमेंट हुए हैं वहां पे या जो होते हैं वो देखें, कोई भी अगर सरकार वहां पे होगी, चाहे वो शी जिनपिंग हो या दूसरे भी, वहां पे इस तरीके के काम होते रहेंगे और होते हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जिस तरह से आपने खुद कहा कि दूसरों को रौंदते हुए जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे कोई डेमोक्रेसी कहाँ दिख रही है? डेमोक्रेसी अगर सीखना है और लोकतंत्र सीखना है तो हिंदुस्तान से आप सीखें। आप देखें तमाम चीजें पहले से डिसाइडेड नजर आ रही हैं। आप 2018 चले जाएं शायद, अगर मेरी मेमोरी सही सर्व कर रही है, तो उसी वक्त ये फैसला हो गया था। भले ही 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को ये बात अनाउंस की जाए या नहीं की जाए कि अगला वहां का प्रेसिडेंट कौन हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से होगा तो वही होना उसी को। लेकिन ये 2018 में ही उसी वक्त हो गया था जब आप जानते हैं कि 2 टर्म पॉलिसी की जो बात होती है, जिसको शी जिनपिंग ने इसको विजुअलाइज किया और उसी वक्त उस पॉलिसी को चेंज करके अभी वो तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं। अगर वो रूल एग्जिस्ट करता तो वो नहीं आ सकते थे, तो उसी वक्त इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता था और लगाया गया है कि इनकी मंशा क्या थी। अभी तमाम चीजें साफ है, क्लियर है कि वो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हो या चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग की जो बात कर, जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आसिफ जी ये कह रहे हैं कि आप दबे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि एक तरह की तानाशाही चल रही है वहां पर। चाइना के सियासी हलचल को लेकर डिबेट लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वाति राय से। स्वाति, डिक्टेटरशिप की बात जो कि बता रहे हैं आसिफ रमीज, वो कह रहे हैं कि जहां डिक्टेटरशिप आती है वहां तो मुद्दों की बात रह ही नहीं जाती। ये तो 2018 में ही तय हो गया था।
बिल्कुल विवेक, बिल्कुल ये देखिए क्रक्स है। अभी हम इसका चाहे जितना भी एनालिसिस कर लें, इसकी जितनी हम डाइसेक्शन कर लें कि वहां पे सीसीपी में कितने एल्डर्स हैं और क्या हैं, देखिए कुल बात वहां पर ये है कि हु कॉल्स द शॉट्स। और सिंपल सी बात है कि जो जिस तरह का ऑटोक्रेटिक रिजीम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पे माओ के बाद सबसे पावरफुल जो लीडर कोई उभरा है तो वो शी जिनपिंग है। अब शी जिनपिंग जो है वो सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी बने, चाहे कुछ भी बने, आप उनको किसी भी नाम से पुकारें, सच ये है कि वो वहां पे अपनी मनमानी करने वाले हैं और वहां पे उन्होंने अपने सारे डिसेंटर्स को हटा दिया है। और बहुत सारे मैं लगातार देख रही हूँ कि इस पे भी बड़ा डिबेट चल रहा है और हम लोग कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं जर्मनी में सरकार बन रही है और कोलिशन में कौन है और इसके बारे में चर्चा हो रही। इट डज नॉट मैटर इन चाइना। आप चाइनीज स्टेट का नेचर पहचानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे सरकार में एक्स नाम के व्यक्ति हैं या बी नाम के व्यक्ति हैं या वाई नाम के व्यक्ति हैं। वहां पे शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट, देखिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, कुछ कुछ इस तरह के बड़ा सारा रेटरिक है कि उन्होंने उम्र को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं कि खास उम्र के लोगों को ही वो अपने रखेंगे कैबिनेट में एक्सेट्रा। इट डज नॉट मैटर। आप अगर उसकी एनालिसिस को देखिए, शी जिनपिंग के जो लॉयलिस्ट हैं वही सरकार में जगह पाएंगे और जिसको हम वहां पे सरकार कह रहे हैं वो जवाबदेह ऐसी सरकार नहीं है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो आई रिस्पेक्ट द व्यू, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसके लिए ही 10 साल से ये सारी जद्दोजहद चल रही है। हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि वहां पर जो लार्जर जिसको कहते हैं कि आपको रिपोर्ट कार्ड आखिर किसी ना किसी को दिखाना पड़ता है, और चाइना में जो रिपोर्ट कार्ड चलता है वो चाइना में वहां की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चलती है और दूसरा जिंगोइस्टिक रेटरिक चलती है। तो ये जो चाइना के झंडे पे 5 सितारे हैं वो बेसिकली चाइना के 5 रेसेस हैं जिनको ज्वाइन करना है, जिसमें ताइवान, हांगकांग और ये सब है। टाइम टू टाइम इनको उभारा जाता है, लेकिन इन सबके पीछे जो इंजन है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का है। और शी जिनपिंग इस बात को लेकर खासे परेशान है क्योंकि चाइना में एक नहीं, एवरग्रांड का जिक्र हुआ, वहां पर और भी चीजों का जिक्र हुआ। वहां पे जो अगर आप देखेंगे कि जो अमीर और गरीबी में जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, वहां पर और भी प्रॉब्लम्स है। मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज वो धीरे धीरे लूज कर रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजों के साथ चाइना भी जूझ रहा है। ये अलग बात है कि चूंकि वो हमारी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है, इस वजह से वो बहुत आराम से उसको बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वो कैसे वापस पटरी पर लेकर आते हैं, और यही है उनकी नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 100 से ज्यादा देशों के साथ डायरेक्ट टसल है सिर्फ लैंड को लेके, तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरेंगे सिर्फ अपने दम पर, सिर्फ अपने मार्केट के दम पर, ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे साथ वाहिद काशिर लगातार बने हुए। वाहिद काशिर, जो बात लगातार डिबेट में चल रही है, चाइना के आंतरिक मामले जो भी हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या जिनपिंग की वापसी दुनिया के लिए टेंशन का सबब? साउथ चाइना सी में जो हो रहा हम सभी जानते हैं, दुनिया के साथ साथ चाइना के लोगों के लिए भी टेंशन का सबब, चिंता का विषय। वाहिद काशिर जी। जी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। चाइना को, जिस तरह मुझसे पहली मोहतरमा ने बताया कि चाइना के अंदर जो खुद उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उसको रिजॉल्व करने के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और आई थिंक कि दुनिया को उसके हवाले से ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनका जो बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर वो फोकस है वो अपने इंटरनल इश्यूज जो हैं, बिलखुसूस इलाकाई इश्यूज, उनको जो है रिजॉल्व करने की तरफ है। और जिस तरह मैं अपने लास्ट जो आपकी पार्टिसिपेंट है उनसे इत्तेफाक करता हूं कि इट डज नॉट मैटर कि वहां पे जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यूस जो है जारी रखा जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज वो जिस तरीके से अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अब आप देखिएगा कि कुछ वक्त लगेगा, आपको ताइवान जो है इट विल बी बिकम पार्ट ऑफ चाइना, बिकॉज उनकी ये डिसीजन बनाया हुआ है उन्होंने, और वो डिसीजन और आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ताइवान को चाइना अपने कब्जे में ले ले? ताइवान एक आजाद मुल्क है, वो एक लोकतांत्रिक मुल्क है, उसकी आजादी का सम्मान होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ताइवान इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। नहीं, ताइवान इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, मगर इवन अमेरिका डजंट रिकॉग्नाइज, आपको भी पता है। वो इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। आप तो इसको भी मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। नहीं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं राकेश जी से। राकेश जी कह रहे हैं कि कल को ताइवान भी आप देखेंगे कि उधर आ जाएगा, तो जिनपिंग की यही पॉलिसी और इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने पहले संबोधन में भी कहा, ताइवान का जिक्र किया उन्होंने अपने इस कांग्रेस अधिवेशन के संबोधन में। राकेश जी।
मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की पॉलिसीज वो नहीं है जो डेंग जियाओपिंग, हू जंताओ, जियांग जेमिन की पॉलिसीज थी जो इकोनॉमी रिलेटेड थी। अभी हम इकोनॉमी हमको आदत पड़ गई है सुनने की कि चाइना की 10% ग्रोथ हो रही है, उनकी अगर ग्रोथ 3.5% होगी तो उनका कंट्री का बुरा हाल है। पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की पॉलिसीज पॉलिटिकल इन नेचर है, दे आर नॉट इकोनॉमिक इन नेचर, इट इज फॉर द पब्लिक, जो उनके लोगों का है। दैट इज वाई कॉमन प्रोस्पेरिटी। क्यों कॉमन प्रोस्पेरिटी उन्होंने बोला? इसलिए कि बोलते हैं पूरे पब्लिक के ऊपर। एक कम्युनिस्ट कंट्री किसी चीज से डरती है तो सिर्फ पब्लिक से डरती है। उनको सिर्फ पब्लिक और कम्युनिस्ट पार्टी की रिलेशनशिप का इशू है। और इनका 5 साल का फोकस ये रहा है कि कॉमन प्रोस्पेरिटी करें, ड्यूअल सर्कुलेशन करें। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को जिन लोगों ने स्टडी किया है वो ये बोलते हैं कि उनको मालूम था कि एवरग्रांड के बाद में इकोनॉमी डाउन होगी। उनको मालूम था कि जब अलीबाबा 10 सेंट और दीदी के ऊपर प्रेशर आएगा तो इकोनॉमिक पॉलिसी कम होगी। पर पब्लिक को पैसा बराबर बांटना और पब्लिक की पॉवर्टी एलिवेशन सबसे बड़ा जरूरी तरीका था। इकोनॉमी $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसकी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान $5 to $6 ट्रिलियन है। उनके पास में कोई इकोनॉमी है ही नहीं है। पिछली नेक्स्ट 5 इकोनॉमीज मिला लो तो चाइना के बराबर नहीं पहुंचता आज भी। तो इकोनॉमी की बात ना करें, उनको अपने इंटरनल कंट्री को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, पहली बात। और ये जी जिनपिंग की पॉलिसी डेंग जियाओपिंग और हू जंताओ की पॉलिसी से नहीं मेल खाती है। गलत हो सकती है, हिस्ट्री बोलेगी आगे जाके उनकी पॉलिसी गलत थी, पर आज उनकी पॉलिसी ये है कि इक्वालिटी हमारी पब्लिक में ज्यादा जरूरी है। कुछ अलीबाबा होने से या जैकमा होने से हमारी कंट्री बढ़ेगी नहीं, पब्लिक सब बढ़ेगी तो हमारी कंट्री बढ़ेगी। दैट्स अ पॉलिसी दैट दे हैव। रॉन्ग हो सकती है, दैट्स अ पॉलिसी। दूसरी बात, ताइवान जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ताइवान जो है वो 1945, 49, 51 उस एरा से ताइवान अलग हुआ था, जब chiang kai-shek ने जाके ताइवान एस्टैब्लिश किया था। अभी भी अमेरिकन अपनी एम्बिग्यूटी रखते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं साफ कि ताइवान अलग मुल्क है। ताइवान को रिकॉग्नाइज करें, इंस्टेड ऑफ ट्रेड मिशन उसको ताइवान को रिकॉग्नाइज करें। क्यों अमेरिकन रिकॉग्नाइज नहीं करते? क्यों यूरोप रिकॉग्नाइज नहीं करता है? क्यों साउथ कोरिया, जापान कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है? हर बंदे ने, हर कंट्री ने अपनी एम्बिग्यूटी बना के रखी है। इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हमारा मिशन नहीं है वहां पे ताइवान में। चाइना ने क्लियरली बोला है कि इस बार, आज सुबह उन्होंने बोला है कि अगर पीसफुल यूनिफिकेशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं ताइवान के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। ये आज की स्पीच है, ठीक है, पार्टी कांग्रेस की। इसका मतलब है कि उन्होंने प्लान बनाया है। मेरे विचार में अगले 5 साल में ताइवान पे नहीं जा सकते, पर अगले 10 साल में ताइवान के ऊपर प्रेशर आने की उम्मीद। ठीक है, मैं डॉक्टर युक्तेश्वर से इसे जवाब लेता हूं, फिर आपके पास रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर युक्तेश्वर, आप इतनी सारी बातें हैं। देखिए, ताइवान को ऑब्वियसली आज से अगर 49 में ताइवान बना, जो गए वहां से मेनलैंड से भाग करके चियांग शी और उनके उस पे, तो ठीक है बना। अभी वैसे वो इंडिपेंडेंट कंट्री के जैसा में व्यवहार करता है, वहां का प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। डॉक्टर युक्तेश्वर, एक सवाल, मैं ठीक है, मैं ताइवान के मसले पर काफी चर्चा हो गई, मैं इसमें सवाल बस ये जोड़ रहा हूं, क्या दुनिया को इस बात के लिए फिक्रमंद होना चाहिए कि तीसरी बार जिनपिंग की वापसी हो रही है? फिक्र इतना, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। एक हिंदी में कहावत भी है कि चोर उचक्का चौधरी तो कूटनी भाई प्रधान। अब जब वहां के जो 8 लोग जो है वो उचक्के हैं, चोर है, तो क्या करेंगे? वो कूटनी तो चलता रहेगा उनका, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, कुछ कर भी नहीं सकते, वो उनका इंटरनल मैटर है। जो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसमें बोलते हैं चाइनीज में हुपू कैंसर नहीं चंग। तो हम कभी उनके इंटरनल अफेयर में जाने नहीं, जब अब जिसका जो मर्जी है तो उसके लिए तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात ये है कि शी जिनपिंग ऑब्वियसली दबंग नेता है। वो जैसे पुतिन हो या मोदी जी हो या टर्की के प्रेसिडेंट हो, एर्दोगन, उसके तरह के नेता है और वो बना के रखते हैं। वो नहीं चाहेंगे किसी भी हाल में। इसीलिए देखिए, डॉक्टर युक्तेश्वर, भारत की नीति कभी विस्तारवाद की नहीं रही। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला करने की बात नहीं कही। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा आतंकवाद, गरीबी, आपकी बात से बिल्कुल, भूखमरी, बेरोजगारी से लड़ने की बात की है। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु सुखिना का संदेश दिया है पूरी दुनिया को। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। डॉक्टर युक्तेश्वर,
नहीं नहीं, मैं ये बोला कि वो एक दबंग नेता है। जैसे मोदी जी जो है ना, उन्होंने भारत की जो आज 20 साल से हम लोग बाहर रह रहे हैं, वो एक भारत का इतना बढ़िया सा एक रूप निकला है। तो उस तरह से मैं बता रहा था। लेकिन जो शी जिनपिंग है ना, वो भी उस तरह के दबंग टाइप के मैं आपको एक और फर्क बता देता हूं। शी जिनपिंग ने दुनिया को कोविड दिया, हमने दुनिया भर को मास्क दिया, हमने वैक्सीनेशंस दिए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इसमें। इन सब में से कोई मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 105 107 देशों से सीमा विवाद का टसल है, आपके यहां इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, आपका ग्रोथ अनुमान घट गया, आपके यहां बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ऐसे समय में आप वापसी कर रहे हैं, तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा, चाइना के लोगों के भविष्य का क्या होगा, और साथ ही साथ उन देशों को भी सोचना होगा जिसके साथ चीन की सीमा लगती है। तभी तो आप देखिए, परसों पेइचिंग यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर में नहीं, पहली बार नहीं, ये जो जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमी बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट हो रहा है। इतना बड़ा वहां पे जुलूस निकला है, हालांकि तुरंत ही खत्म कर देते हैं। तो ये सब चीजें हो रही है वहां पे ऑब्वियसली। चाहे अब देखिए 10 साल में, वैसे ये बोला जाए कि 10 साल में उनका जो इकोनॉमी है 9 ट्रिलियन था 2012 में, अब 19 ट्रिलियन हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 0.1% लोगों के पास में 30% ऑफ दिस 9 ट्रिलियन इकोनॉमी का शेयर है। तो करीब 6 ट्रिलियन US डॉलर जो है वहां उसका कुछ लोगों के पास है। तो वही बात जो अभी चर्चा हो रही थी कि अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ा है। मैं रमेश जी से कमेंट ले लूं, उसके बाद डॉक्टर स्वाति आपके पास आ रहा हूं। आसिफ रमेश जी, दुनिया के प्रोस्पेक्ट से कैसे देखें इसे? दुनिया के प्रोस्पेक्ट से इसको ऐसे देखें कि दुनिया की तमाम नजरें अभी उन 2300 लोग जो वहां बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल उस पे हैं, जिसपे 200 उनकी कमिटीज होंगी और अलग जो उनकी अलग अलग टीम बनेगी और इस पे क्या फैसला होगा। तो ये इसलिए नजर बिठा के बैठे हुए हैं कि अभी आपने देखा कि पहले ही दिन एड्रेस में शी जिनपिंग ने ताइवान का इशारा किया, उन्होंने खुल के बातें करी। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि शी जिनपिंग के बारे में सारी दुनिया उनकी प्लानिंग को जानती है और तमाम चीजें समझती है कि आगे उनके क्या एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन हो सकते हैं। और जितना वो स्ट्रांग होगा, जितनी उसकी ताकत बढ़ेगी, कहीं ना कहीं दुनिया के लिए आगे आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। क्योंकि आप विस्तारवादी की जब बात करते हैं तो अगला सोचता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं। और आपने देखा कि इंडो पैसिफिक के अंदर क्या सिचुएशन हुई है, और आप देखते हैं कि ताइवान के अंदर अभी आपने ये भी देखा कि नैन्सी पेलोसी वहां गई थी, ताइवान का इशू जब आया था तो कैसे अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब आप ताइवान की बात कर रहे हैं, शी जिनपिंग अगर स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से प्रेसिडेंट बनते, मुझे तो लगता है कि उसने अगले आने वाले 5 साल, यानी जो खत्म होगा टर्म, उसके बाद जो 5 साल और आएंगे, उसको भी सोच कर रखा हुआ है कि उन्हें उसी ने बनना है। नहीं, लेकिन ये बहुत, मुझे लगता है कि उनके शासनकाल का अगला जो 3 से 5 साल का कार्यकाल होगा, वो बहुत पूरी दुनिया की नजर उस पर रहेगी और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। प्रेसिडेंट वो जब होंगे यहाँ पे, और इन तमाम चीजों को देखते हुए तो दुनिया की नजर और दुनिया को खतरा भी दिख सकता आने वाले दिनों में। मैं स्वाति जी की एक राय ले लूं। स्वाति, आपका एक फाइनल कमेंट। विवेक, मैं सहमत हूँ मोटी मोटी इस बात से कि देखिए, जो सबसे, अगर आप उसका प्लस देखते हैं तो प्लस ये है कि प्रेडिक्टेबिलिटी। अभी तक 2012 में वो पहली बार आए थे, 2013 में BRI लॉन्च किया था, और उसके बाद से उन्होंने तमाम प्लान में चेंजेस करे और अपनी आर्मी को और नेवी को वर्ल्ड क्लास आर्मी और नेवी वो बनाना चाहते हैं, एटसेट्रा। तो पहली चीज जो हमें शी जिनपिंग के आने से एक पता चलती है वो ये कि प्रेडिक्टेबिलिटी, चाहे वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हो, चाहे वो सलामी स्लाइसिंग हो, चाहे वो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक कोअर्शन हो। अगर आप यूरोप के मद्देनजर देखें तो इकोनॉमिक कोअर्शन हो, BRI के अभी जो हमारे फ्रेंड कश्मीर से पत्रकार साहब वो बता रहे थे कि कैसे उनका वो बढ़ रहा है, मतलब उनका जो डोमिनेशन है बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम BRI की पोल भी तो बहुत खुल रही है ना। तो इस तरह की सारी चीजों में हमें एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी नजर आती है उनके आने से। दूसरी चीज, प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हमें कंटिन्यूटी नजर आएगी, तो दुनिया भी बेहतर सिचुएशन में होगी इससे डील करने के लिए, स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में। तो ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। लेकिन चाइना की इकोनॉमिकल पावर का जो गुब्बारा बनाया था वो फट चुका है, और उसको कैसे हैंडल करते हैं आने वाले समय में शी जिनपिंग, क्योंकि उनका राष्ट्रपति बनना तय बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।